मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। बीकॉम प्रथम वर्ष के व्यावसायिक गणित विषय में इकाई 2 में आव्यूह विषय का टॉपिक है। आव्यूह और उसके इकाई के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। आव्यूह का प्रयोग बीजगणित में बहुत होता है। आव्यूह बीजगणित रेखीय समीकरण प्रणालियों को हल करने में काम आता है। आव्यूह के द्वारा हम समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं और सारणी के मूल्यांकन में के जांच के लिए भी आव्यूह जो है वो सहायक होता है। आव्यूह संख्याओं की एक सारणी को आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। एक आव्यूह जो है वो पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित संख्या या प्रतीक या समीकरण का एक आयताकार सारणी है। आव्यूह में पंक्ति व स्तंभ की संख्या को इसका आयाम या ऑर्डर कहते हैं। आव्यूह में जो संख्याएं दी होती हैं पंक्ति और स्तंभ में, कॉलम और पंक्ति और स्तंभ रूप में, उनको आव्यूह का तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, हमारे स्क्रीन पर एक आव्यूह है जिसकी पंक्ति है 1-1 और 1-2। जो 1-1 है वो प्रथम पंक्ति है और जो उसके नीचे 1-2 है वो द्वितीय पंक्ति है। इसी प्रकार अगर आप स्तंभ रूप में जाएंगे, मतलब लंबवत रूप में जाएंगे, तो 1-1 पहला स्तंभ है और 1-1-2 दूसरा स्तंभ है। यह जो आव्यूह हुआ ये 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला हुआ। दूसरा जो आव्यूह है उसमें 1-1-1 पहली पंक्ति, 1-2-3 दूसरी पंक्ति समतल रूप में और 1-3-6 तीसरी पंक्ति समतल रूप में। तो ये हुआ आपकी पंक्तियों का ऑर्डर। इसी प्रकार 1-1-1 स्तंभ रूप में, 1-2-3 स्तंभ रूप में और 1-3-6 स्तंभ रूप में पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ है। यह हुआ 3x3 का आव्यूह, 3x3। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण है उसमें पहली पंक्ति है 1-1-1-1, दूसरी पंक्ति है 1-2-3-4, तीसरी पंक्ति है 1-3-6-10, चौथी पंक्ति है 1-4-10-20। ये जो है वो 4 पंक्ति हो गई और इसका स्तंभ भी जो है स्तंभ रूप में 1-1-1, 1-2-3-4, 1-3-6-10 और 1-4-10-20। ये जो है वो 4 पंक्ति और 4 स्तंभ का आव्यूह है। आव्यूह का प्रयोग इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्यों में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आव्यूह जो है वो आयताकार संरचना होती है और आव्यूह को हमेशा कोष्ठक में लिखा जाता है। यह कोष्ठक जो है वो लघु कोष्ठक, सर्पिलाकार कोष्ठक या दीर्घ कोष्ठक, जिसे हम बड़ा कोष्ठक कहते हैं, वो भी हो सकता है। आव्यूह में अभी जो हमने पिछला आव्यूह देखा था उसमें जो 1-1, 1-2 या 1-1-1, 1-2-3-6 जो नंबर दिए हुए थे, ये आव्यूह का अवयव होता है, आव्यूह की संख्याएं होती है जिनको हम आव्यूह का तत्व भी कहते हैं। ये संख्याएं जो है वो XY भी हो सकती हैं, अंकों में भी हो सकती हैं और यह जो है इनका गुणा किया जा सकता है, इनको जोड़ा जा सकता है, इनमें घटाना, भाग, इस सब कार्य इसमें किया जा सकता है। आव्यूह को प्रायः A से दर्शाया जाता है। आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या होती है उनको उसका ऑर्डर या क्रम या आयाम कहते हैं। वहीं उन पंक्तियों में जो अंक लिखे होते हैं, उनको उसका अवयव कहा जाता है। उनका मान जो होता है उसको अवयव कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। प्रस्तुत जो हमारे सामने आव्यूह है उसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे जो A11 है ये उसके क्रम के आधार पर कि पहली पंक्ति का पहला अंक, उसी प्रकार पहले स्तंभ का भी पहला अंक है ये, क्योंकि वो जो अंक है वो पंक्ति में भी कार्य होता है और लंबवत रूप में जब आप जाते हैं तो वो स्तंभ के रूप में भी काम होता है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जो हो गया वो A11 है। इसी प्रकार A12 पहली पंक्ति है जरूर, लेकिन स्तंभ का क्रम हो गया दूसरा, इसलिए पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है 1 और स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है 2। इसी प्रकार तीसरी जो अंक है वो है A13, पहली पंक्ति लेकिन तीसरा अंक। ये जो A11, ये जो A12, ये जो A13 है, इसमें जो 11, 12 और 13 जो है ये m × n
मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार आप देखो A22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरा नंबर का अंक, मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, इसलिए M भी हो गया 2 और N भी हो गया 2, इसलिए ये हो गया A22। A31 पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में है और स्तंभ में पहले स्तंभ में ही माना जाएगा, इसलिए पंक्ति रूप में हो गया 3 और स्तंभ रूप में हो गया 1। मतलब इस स्थान पर जो अंक आएगा, जो तत्व आएगा, जो अवयव आएगा, उसे हम A31 कहेंगे। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। प्रस्तुत चित्र में आपको अवयव और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसे पंक्ति कहते हैं, किसी रो। ध्यान से देखें तो पहला रो है A11, A12, A13, दूसरा रो है, दूसरी पंक्ति है A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति है A31, A32, A33। यदि इसे ही स्तंभ रूप में देखना चाहो तो पहला स्तंभ है A11, A21, A31, दूसरा स्तंभ है A12, A22, A32, तीसरा स्तंभ है A13, A23, A33। मान लीजिए यहाँ पे चौथा स्तंभ भी होता तो वो होता A14, A24 और A34। इनमें देखिए जो A11, A12, जो A13 है वो है अवयव के अवयव या तत्व। वहाँ पे जो अंक रहेंगे उनको हम A11, A12 और A13 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे A11 आप जान रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसमें जो है I जो है वो रो को प्रदर्शित करता है। AIJ जो है इसमें पहला जो नंबर होता है 11 या 12 में, एक जो है वो रो को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा अंक है जैसे A21 तो पहला 2 जो है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 है 21 का वो स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार A11, A12 अवयव के तत्व हैं। अवयव की परिभाषा, सर्वप्रथम अवयव की परिभाषा सिल्वेस्टर ने 1850 में दी थी। उन्होंने कहा कि संख्याओं के किसी आयताकार सारणी को जिससे में से सारणिक बन सके अवयव कहते हैं। अवयव को एक अति सम्मिश्रित हाइपर कॉम्प्लेक्स संख्या के रूप में माना गया है आधुनिक समय में, और यह जो दृष्टिकोण के जो प्रवर्तक हैं वो मिल्टन और कैली हैं, जिन्होंने अवयव को एक अति सम्मिश्रित संख्या। अवयव के बहुत सारे प्रकार हैं। प्रथम है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक। पंक्ति अवयव नाम से ही स्पष्ट है, पंक्ति जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति के बस केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ तो कई हो सकते हैं लेकिन पंक्ति एक ही होगी। उदाहरण देखिए, A बराबर 3 2 1। 3 2 1 पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ 3 वाली लाइन में एक स्तंभ बनेगा, 2 वाली लाइन में एक स्तंभ बनेगा और 1 वाली लाइन में एक स्तंभ बनेगा, मतलब स्तंभ हो गए 3। इसलिए m इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू 3। यहाँ पे A11 जो है वो 3 है, A12 जो है वो 2 है, A13 जो है वो 1 है। दूसरा उदाहरण और है हमारे पास जिसमें है x1 बराबर 1 1 1 1। यहाँ पे 1 2 3 4 पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ हैं 4। जब ये पंक्ति रूप में होगा तो ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। दूसरा है स्तंभावयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ ही होता है, एक ही स्तंभ होता है, एक से अधिक स्तंभ नहीं होते। स्तंभ एक होता है, पंक्तियां उस स्तंभ में संख्या के हिसाब से होती हैं। हमारा उदाहरण है 5 3 6 8। यहाँ पे 1 2 3 4 4 पंक्तियाँ हैं। m का मान जो है वो 4 है लेकिन जो स्तंभ है वो एक ही माना जाएगा, इसलिए m इंटू n हो गया 4 इंटू 1। अगला है शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी मान, चाहे वो वर्ग अवयव हो, चाहे वो पंक्ति अवयव हो, चाहे स्तंभ अवयव हो, लेकिन उसके सभी मान शून्य होंगे। A बराबर 0 0 0 0। वहाँ पर पंक्ति तो एक है लेकिन स्तंभ जो है वो 4 हैं। दूसरा है
का मान 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। यहाँ पे 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं, लेकिन सभी मान 0 हैं। इसलिए यहाँ पे चाहे वो A11 हो, A12 हो, चाहे A23 हो, चाहे A32 हो या A22 हो, सभी के मान 0 आएंगे। मतलब AIJ इज इक्वल टू 0। चौथा है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में जो आव्यूह है वो आयताकार रूप होता है। अब यह आयताकार आव्यूह जो है वो खड़ा आव्यूह भी हो सकता है और पड़ा आव्यूह भी हो सकता है। पड़ा हुआ आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा होती है, पंक्ति की संख्या कम होती है। और खड़ा आव्यूह वह जिसमें स्तंभ की संख्या ज़्यादा होगी, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभ की संख्या से। उदाहरण देखिए, हमारे सामने दिया हुआ है A बराबर 6 7 9 और 5 9 0। यहाँ पे पंक्ति है 1 2, M का मान हो गया 2 और N का मान हो गया 3। यह है हमारा पड़ा अवयव जो लेटा हुआ दिख रहा है, फैला हुआ, खड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे A11 कितना हो गया 6, A22 9, A13 9। A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, बिल्कुल। दूसरा है इसी में उदाहरण हमारा A बराबर 6 7 4 9 9 0। यहाँ पे पंक्तियाँ हो गई 1 2 3, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है और स्तंभ की संख्या 2 है, 6 4 9 और 7 9 0। तो हमारा जो आव्यूह हो गया वो 3 × 2 का हो गया। यहाँ पे A11 की वैल्यू कितनी है 6 और A32 की वैल्यू 0। 32 बोलने से तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये जो है आपका खड़ा आव्यूह हो गया। तो पड़ा आव्यूह वो है जहाँ पे पंक्ति कम होती है, स्तंभ ज़्यादा होता है। खड़ा आव्यूह वो होता है जहाँ पे पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है स्तंभ की संख्या से। और ये दोनों ही जो है वो एक मैथ में आयताकार चिन्ह जो होता है, आयत पढ़े हैं आप लोग, तो ये एक आयताकार बॉक्स के रूप में होता है। अगला है वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह जैसा कि हम पढ़े हैं कि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, उसी प्रकार वर्गाव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है। M बराबर N होता है। अगर 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होंगे, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ होगा, या 1 पंक्ति और 1 स्तंभ होगा। जो प्रस्तुत उदाहरण है उसमें है 2 3 पहली पंक्ति, 10 और 5 दूसरी पंक्ति। 2 और 3 और 10 और 5 यहाँ पे स्तंभ भी 2 हैं, M भी 2 है और N भी 2 हैं। तो यहाँ पे जब वर्गाव्यूह होगा तो ध्यान रखेंगे पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा बराबर रहेगी। आदिश आव्यूह, यदि एक विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के अवयव समान हों। यहाँ पे विकर्ण को पहले समझ लीजिए। विकर्ण मतलब एक तिरछी रेखा। तो अगर किसी आव्यूह में जो एक तिरछी रेखा अगर आप खींचते हैं आप, और उसके अवयव समान हो, समान मतलब हर नंबर एक समान हो, तो उस विकर्ण के और बाकी सभी नंबर जो है वो शून्य हो, 0 हो, तो वैसा आव्यूह जो है वो आदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब एक आव्यूह के तिरछी रेखा अगर आप आव्यूह के बीच पे खींचते हैं तो उस पे आने वाले सभी नंबर समान हों और बाकी जो भी नंबर है उस लाइन के अलावा वो सभी अंक 0 होंगे, तो वो आदिश आव्यूह कहलाएगा। आदिश आव्यूह भी वर्गाव्यूह होता है और वर्गाव्यूह में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, इसलिए M = N होता है। उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है कि अगर ये आव्यूह जो है वो देखिए A बराबर 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब इस आव्यूह से बिल्कुल एक तिरछी रेखा खींचिए। जब तिरछी रेखा आप खींचेंगे तो A11 A22 और A33 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में ही अंक आ रहे हैं 2 2 2 2 संख्याएं, और बाकी सभी नंबर जो है वो 0 है। ये जो 2 2 2 है ये विकर्ण रेखा हो गई, मुख्य विकर्ण रेखा, और इस मुख्य विकर्ण रेखा में आने वाले सभी अंक समान हैं। यह है आदिश आव्यूह।
विकर्णावयव, विकर्णावयव एक वर्गावयव की मुख्य विकर्ण रेखा में ही अंक होते हैं और बाकी सभी अवयव या तत्व शून्य होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स के 0 होते हैं, तो विकर्णावयव कहलाता है। तो विकर्णावयव में उदाहरण देखिए 4 0 0 0 3 0 0 0 2। यहाँ भी A11 A22 और A33 में संख्या है 4 3 और 2, और उसके अलावा दीगर जितने भी अंक हैं वो सभी शून्य हैं। यह अवयव जो है वो 3 × 3 है, मतलब वर्गावयव है। मुख्य विकर्ण रेखा में ही संख्याएं हैं और बाकी सभी नंबर 0 हैं। यह है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव के बाद आता है त्रिकोणीय अवयव। त्रिकोणीय, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिभुज के जैसा बनने वाला अवयव। त्रिकोणीय अवयव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, निम्न त्रिकोणीय अवयव लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। निम्न त्रिकोणीय अवयव जो होते हैं ये भी एक वर्गावयव है। इस वर्गावयव में भी मुख्य विकर्ण रेखा होती है जो बीच की एक लाइन में, लेकिन मुख्य विकर्ण रेखा के ऊपर की ओर सभी अवयव शून्य होते हैं और मुख्य विकर्ण रेखा के नीचे की ओर जो नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं। देखिए अंतर करना पड़ेगा। विकर्णावयव में विकर्ण रेखा में अंक होते हैं, बाकी दोनों साइड बाकी जितने भी अंक हैं वो 0 होते हैं। आदिश अवयव में मुख्य विकर्ण रेखा में आने वाले सभी अंक समान होते हैं और बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब, जितने भी अवयव हैं वो शून्य होते हैं। अब आ रही है बात कि यहाँ भी मुख्य विकर्ण रेखा है, उस मुख्य विकर्ण रेखा के ऊपर और नीचे, ऊपर की ओर आने वाले सभी अवयव शून्य हैं और नीचे की ओर आने वाले सभी अवयव में संख्याएं दी हुई हैं। तो ये जो है निम्न त्रिकोणीय अवयव है। नीचे उदाहरण प्रस्तुत है 1 0 4 5। पहली पंक्ति में है 1 और 0, दूसरी पंक्ति में है 4 और 5। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 4 5 को जब आप जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज जैसा बन जाता है। दूसरा उदाहरण है B = 1 0 0 4 5 0 7 8 9। मुख्य विकर्ण रेखा यहाँ पे हो गई 1 5 9। इस मुख्य विकर्ण रेखा के नीचे की तरफ देखिए तो 1 4 5 और 7 8 9 ये त्रिभुज की आकृति बनाते हैं और ये नीचे की तरफ बना रहे हैं। ये निम्न त्रिकोणीय अवयव हो गया। जो ऊपर के अंक हैं जो कि A12 A13 और A23 वो 0 हैं। तो ये है निम्न त्रिकोणीय अवयव। इसी प्रकार दूसरा होता है इसमें सब पार्ट ऊपरी त्रिकोणीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण रेखा के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। कहने का मतलब मुख्य विकर्ण रेखा के ऊपर के जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे संख्याएं दी होती हैं और त्रिभुज की आकृति जैसे कि निम्न त्रिकोणीय आकृति में अवयव में बन रहा था, सेम वैसा ही यहाँ भी बनता है, लेकिन उसमें त्रिभुज जो है वो नीचे की तरफ बन रहा था, अब त्रिभुज जो है ऊपर की ओर बन रहा है और मुख्य विकर्ण के रेखा जो है मुख्य विकर्ण रेखा के नीचे जो है वो शून्य आ रहा है। उदाहरण देखिए, पहली पंक्ति है 1 2 3, दूसरी पंक्ति 0 4 5, तीसरी पंक्ति है 0 0 6। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज की आकृति बनती है, बाकी अंक जो है वो 0 है। ये भी एक वर्गावयव होता है। वर्गावयव में त्रिभुज की आकृति बन रही है। दूसरा उदाहरण है हमारा 1 2 3 4, फिर है 0 5 6 7 0 0 8 9 0 0 0 10। यहाँ पे आप देखिए पहली पंक्ति में A11 A12 A13 A14 चारों दिए हुए हैं। दूसरी पंक्ति में A12 जी शून्य है और बाकी सब अंक हैं। तीसरी पंक्ति में A31 और A32 शून्य हैं, बाकी अंक हैं। और आखिरी वाली पंक्ति में A40 A42 और A43 जो है वो शून्य है, A44 में अंक दिया हुआ है। मुख्य विकर्ण रेखा हुई आपकी 1 5 8 10। 1 5 8 10 के ऊपर की तरफ अंक दिए हुए हैं और नीचे की तरफ शून्य दिया हुआ है। ये जो है एक 4 पंक्ति और 4 स्तंभ वाला वर्गावयव है। इस अवयव में मुख्य रेखा के ऊपर की ओर जो है संख्याएं। परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक। यदि एक अवयव के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, पंक्ति की जगह स्तंभ चला जाए और स्तंभ की जगह
पंक्ति आ जाए, उनके अंकों को बदल दिया जाए, तो इस बदलने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा वो परिवर्त अवयव कहलाता है। और इस परिवर्त अवयव को ए डैश या ए टी के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत है, ए बराबर 3, 6, 2, 16, 0 और 7। देखिए पंक्ति क्या है, 3, 6, 2 और दूसरी पंक्ति क्या है, 16, 0 और 7। अगर हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे तो 3 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, A11 में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन A12 जो है वो A21 की जगह आ जाएगा और A13 जो है वो A31 की जगह आ जाएगा। मतलब वो पंक्ति बन जाएगी स्तंभ 3, 6, 2। और जो दूसरी पंक्ति है हमारी 16, 0 और 7, ये चले जाएगी दूसरी पंक्ति में, जहाँ पे A21 हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा A12 की जगह पे। A22 की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और जो आपका 7 है, जो A23 है, वो A32 की जगह पे आ जाएगा। ये जो है पहले ये था 2 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अवयव, m इंटू n था 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। जब आपने इसका परिवर्त कर दिया तो ये जो खड़ा हुआ अवयव था वो पड़ा हुआ जो अवयव था वो खड़े हुए अवयव में बदल गया है। जो पड़ा हुआ अवयव था वो खड़े हुए अवयव में बदल गया है और इसकी पंक्ति और स्तंभ की संख्या चेंज हो गई। अब जो है पंक्ति 3 हो गई और स्तंभ जो है वो 2 हो गए। अगला है सम्मित अवयव। सम्मित अवयव एक अवयव के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, मतलब परिवर्त कर दिया जाए। तो एक अवयव के पंक्ति और स्तंभ को जब बदल दिया जाएगा, पंक्ति की जगह स्तंभ और स्तंभ की जगह पंक्ति ला दी जाएगी, परिवर्त कर दिया जाएगा, तो इस परिवर्त करने के बाद जो नया अवयव प्राप्त होगा वो अपने मूल अवयव से बराबर होगा। जिस अवयव को आपने परिवर्त किया था, परिवर्त करने के बाद भी वही अवयव के बराबर संख्या प्राप्त होती है। एक एक तत्व उसके बराबर प्राप्त होते हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या उतनी ही रहती है, तो यह सम्मित अवयव कहलाएगा। मतलब परिवर्त अवयव यदि a के बराबर है, मूल अवयव के बराबर है, A11 का मान दूसरे अवयव के भी A11 के समान ही है, तो एक एक तत्व जो है वो बराबर होगा। एक एक संख्या अगर बराबर होगी, पंक्ति और अवयव की संख्या अगर बराबर होगी, तो वो सम्मित अवयव है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत है, 1, -1 और 5, -1, 2 और 1, 5, 1 और 3। ये पंक्ति रूप में आपको दिया हुआ था। अब हम इस पंक्ति को स्तंभ में अगर बदलते हैं, इसको परिवर्त करते हैं, तो जो पहली पंक्ति है 1, -1 और 5 वो स्तंभ रूप में चले जाएगी और जो पहला स्तंभ है वो पंक्ति रूप में चला जाएगा। मतलब A12 जो है वो A21 की जगह में आ जाएगा और A21 A12 की जगह में चला जाएगा। A13 जो है वो A31 की जगह में आएगा और A31 A13 की जगह में चला जाएगा। चूँकि A12 और A21 का मान सेम है, A13 और A31 का मान भी सेम है, 5, 5, तो ये परिवर्त करने से पंक्तियों में फ़र्क नहीं पड़ा। A22 अपनी जगह पे ही रहेगा, जो A23 है वो A32 की जगह पे आ जाएगा और जो A32 है एक, वो वहाँ चला जाएगा। क्योंकि A23 और A32 का मान भी समान है, दोनों एक एक है, इसलिए उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट A33 अपनी जगह पे रहेगा, 3 की जो वैल्यू वहीं रहेगी। और जब आप परिवर्त करेंगे तो परिवर्त करने के बाद जो आपको अवयव मिल रहा है वो मिल रहा है 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3 पंक्ति रूप में। तो ये जो है अपने मूल अवयव, जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ पे जो आपको A का मान दिया था उसके बराबर है, और जब वो परिवर्त A के मान के बराबर है तो यह कहलाएगा सम्मित अवयव। अब बात करते हैं विषम सम्मित अवयव। सम्मित अवयव जहाँ पे एक अवयव का परिवर्त किया जाए और परिवर्त करने के बाद जो मान आ रहा है वो अपने मूल अवयव के बराबर है, तो वो सम्मित अवयव हो गया। लेकिन विषम सम्मित अवयव, पहले यहाँ पे भी सम्मित शब्द आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक अवयव होगा, उस अवयव को हम परिवर्त करेंगे, उस वर्ग अवयव को, ध्यान रखें वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव होगा, उस वर्ग अवयव को हम सम्मित करेंगे और सम्मित करने के बाद मान वही आएगा जो मूल अवयव का है।
लेकिन विषम शब्द जुड़ चुका है और विषम शब्द जुड़ जाने के कारण वो जो हमारा परिवर्त का मान है वो उस आव्यूह के मान से बराबर होगा, लेकिन उसके निगेटिव मान से। मतलब परिवर्त करने के बाद जो मान आ रहा है परिवर्त का, वो हमारे मूल आव्यूह का ऋणात्मक रूप होगा। देखिए यहाँ पे मतलब हमारा जो परिवर्त आव्यूह AT इज इक्वल टू हो जाएगा -A। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। A हमारा एक आव्यूह है जिसमें मान है पंक्ति रूप में 2, 0, 2 और 5। दूसरी पंक्ति है -2, 0 और -4। तीसरी पंक्ति है -5, 4 और 0। अगर इस आव्यूह पे आप ध्यान से देखें तो A11 का मान है 0, A12 का मान है 2, A13 का मान है 5, A21 का मान है -2, A22 का मान है 0, A23 का मान है -4, A31 का मान है -5, A32 का मान है 4 और A33 का मान है 0। अब जो पहली पंक्ति है हमारी 0, 2, 5, उसको हमने स्तंभ रूप में लिखा, मतलब 0, 2, 5। दूसरी पंक्ति जो है हमारी -2, 0 और -4, इसको हमने दूसरे स्तंभ के रूप में लिखा, -2, 0 और -4। और जो हमारी तीसरी पंक्ति है -5, 4 और 0, इसको हमने तीसरे स्तंभ के रूप में लिखा, -5, 4 और 0। अब अगर आप दोनों को आप मिलाते हो, A को और परिवर्त को, तो मिलाइए। पहली पंक्ति में है 0, 2, 5, यहाँ पे भी है 0, -2 और -5। अंक वही हैं, मान 2 और 5 ही है, लेकिन ऋण का सिंबल लगा हुआ है। दूसरी पंक्ति मिलाइए, -2, -2, 0, -4, यहाँ पे है 2, 0 और 4। तीसरी पंक्ति आप देखिए, -5, 4 और 0, यहाँ पे भी आप मिलाइए। -5 के बदले परिवर्त करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, 5, और जो +4 था वो यहाँ पे परिवर्त करने के बाद -4 है, और 0 तो 0 है। कहने का मतलब मान सेम है। अगर आप देखो तो उस आव्यूह का परिवर्त करने के बाद जो मान आई है, वो संख्या जो है वो वही है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हैं, और इस चिन्ह के परिवर्तन के कारण यह जो है वो ऋणात्मक हो चुका है। और अब अगर हम A को ऋणात्मक करके देखें, जो हमारा मूल आव्यूह था उसको अगर हम ऋण में बदल करके देखें, ऋण को उभयनिष्ठ करके सामने बाहर निकालते हैं अगर मान लीजिए हम, तो यहाँ पे जो पहली पंक्ति में 2 और 5 थे वो ऋणात्मक हो जाएंगे, जो ऋण के सिंबल थे वो हट जाएंगे, और जो 4 और 0 में 4 में जो ऋण नहीं था वो वहाँ पे ऋण लग जाएगा। इस प्रकार यदि -A का वैल्यू जो आ गया वो हमारे परिवर्त आव्यूह के बराबर है। तो जब परिवर्त आव्यूह का मान -A के बराबर हो उस मूल आव्यूह के, तो ये कहलाता है विषम सममित आव्यूह। और अगर मूल आव्यूह का मान उसके परिवर्त के बराबर होता है तो ये कहलाता है सममित आव्यूह। वहाँ पे पॉजिटिव रहती है संख्या। एक और उदाहरण हम यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं उदाहरण के द्वारा। ये देखिए एक और उदाहरण हमने लिया है। उदाहरण है, क्वेश्चन है 0, 5, 3, -5, 0, -8, -3, 8 और 0। पंक्ति रूप में था ये। आपको प्रूफ करना है कि क्या ये विषम सममित आव्यूह है। आपने विषम सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए आपने इसका परिवर्त निकाला। जब परिवर्त आप निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलेंगे, मतलब 0, 5, 3 को आपने स्तंभ रूप में लिखा। दूसरी पंक्ति को आपने दूसरे स्तंभ में बदला, मतलब -5, 0 और -8 लिखा। और तीसरी पंक्ति जो आपकी थी -3, 8 और 0, इसको आपने तीसरे स्तंभ के रूप में लिखा, -3, 8 और 0। ये हमारा परिवर्त हो गया। अब इस परिवर्त को अगर आप अपने मूल आव्यूह से मिलाते हैं तो मान तो वही है, 0, 5, 3, 0, -5, -3। दूसरी पंक्ति है -5, 0, -8, यहाँ पे है 5, 0, 8। तीसरी पंक्ति मूल आव्यूह की है -3, 8 और 0, यहाँ पे है 3, -8 और 0। कहीं ना कहीं मान सेम है, लेकिन मान सेम होने के बाद भी आव्यूह जो है वो माइनस ऋणात्मक सिंबल के कारण अलग है। अगर आप 0 को बाहर करते हैं उभयनिष्ठ निकाल करके, तो आप देखते हैं कि जो संख्या ऋण में थी
वो धन में बदल गई और जिनके सामने धन था उनमें ऋण का सिंबल आ गया और हमारा जो आव्यूह था वो अब ए नहीं रहा, अब वो -a बन गया है। और यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि जो परिवर्त है वो -a के बराबर है और जब परिवर्त -a के बराबर होगा तो वो विषम सममित आव्यूह होगा और जब परिवर्त +a या a ही होगा तो वो सममित आव्यूह होगा। अगला आव्यूह है हमारा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऐसा किसी आव्यूह का ऋणात्मक रूप, उसको हर नंबर्स को उसके माइनस में बदल देना। देखिए उदाहरण यहाँ पर हमारा लिया है हमने। इस उदाहरण में आप देखिए पंक्ति रूप में जो है a बराबर ABCD लिया हुआ है। a बराबर ABCD और दूसरी पंक्ति है CD। इसको अगर माइनस में बदलना है तो चूंकि ABCD चारों प्लस में है, जैसा हमने विषम सममित में किया कि माइनस सामने लगाया तो जो संख्या माइनस में थी वो धन में बदल गई और जो धन में थी वो ऋण में बदल गई। वही यहाँ पर हुआ है, चूँकि चारों धनात्मक है इसलिए चारों के सामने ऋणात्मक चिन्ह आ गया और ये बन गया ए का ऋणात्मक, एक आव्यूह का ऋणात्मक आव्यूह। दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पे और लिया है a बराबर -1 2 -2 और 5। अब a का हमको ऋणात्मक करना है, ऋणात्मक आव्यूह निकालना है तो यहाँ पे जो a है हम a के सामने हमने माइनस सिंबल लगाया तो जो हमारा -1 था वो 1 हो गया, जो 2 था वो -1 हो गया और जो दूसरी पंक्ति में पहला नंबर A21 जो था वो -2 था, वो A21 अब बन गया है 2 और जो A22 था वो 5 था, अब वो बन गया है ऋण 5। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण की जो सभी अवयव हैं, ऐसा वर्ग मतलब विकर्ण आव्यूह जिसमें वर्ग में विकर्ण के सभी अवयवों का मान 1 होता है। यहाँ पे भी m और n बराबर होते हैं, जितनी पंक्ति उतनी संख्याएं होती हैं और 30 स्तंभ होते हैं। यहाँ पे विकर्ण बोलने से A11, A22 और A33। यदि आव्यूह बढ़ रहा है, 4 पंक्ति वाला है तो A44, 5 पंक्ति वाला है तो A55। तो यहाँ पे जो हमारे विकर्ण के जो संख्याएं हैं वो 1 होती हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं इसको। अगर मान लीजिए केवल एक पंक्ति और एक स्तंभ है तो इसका मान है 1। अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो इसका मान हो गया पहला A11 1, A12 0, A21 0, A22 1। विकर्ण की जो अवयव है वो 1 होंगे, तिरछी लाइन जो आती है वो 1 होगा। अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला अवयव है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सिर्फ विकर्ण के अंक जो है वो 1 होंगे, बाकी सब 0। अगर मान लीजिए अनंत पंक्तियां हैं तो वो विकर्ण के रूप में एक एक जो है वो बढ़ते जाएगा। तो इकाई आव्यूह वो होता है जिसमें विकर्ण का मान 1 होता है। एक शॉर्ट में हम फिर से रिवाइज करते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति होती है, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है ABC। कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 3। रो केवल 1 है और कॉलम जो है वो 3 है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ 1 है लेकिन पंक्तियाँ 3 हैं। अच्छा, ये जो है आपका रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो है वो वेक्टर मैट्रिक्स के अंतर्गत आता है, जिनमें एक पंक्ति या एक स्तंभ होता है। अगला यहाँ पे है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह चाहे वो 2 पंक्ति 3 स्तंभ का हो, 3 पंक्ति 3 स्तंभ का हो, मतलब आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, इसके हर मान जो है वो शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण के जो अवयव होते हैं, वर्ग आव्यूह होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह होने की शर्त ये कि वो वर्ग आव्यूह होगा। वर्ग आव्यूह होता है और इसके विकर्ण के जो अंक होते हैं वहाँ पे संख्याएं होती हैं और विकर्ण के ऊपर और नीचे जो भी अंक होते हैं वो 0 होते हैं। यहाँ पे देखिए A11 A है, A22 B है और A33 C है।
बाकी सभी जो है वो ज़ीरो हैं। तो ए, बी और सी की जगह कोई संख्या भी हो सकती है। अगला है आपका आदेश अवयव, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के में ही तत्व होते हैं, विकर्ण में ही जो है अवयव होते हैं, संख्याएं होती हैं, और विकर्ण के ऊपर नीचे आने वाले दोनों जो पक्ष हैं वहाँ पे सभी तत्व जो है वो शून्य होते हैं। विकर्ण के अलावा जितने भी संख्याएं होते हैं वो सब शून्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विकर्ण की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। विकर्ण अवयव और आदिश अवयव का यह अंतर है कि विकर्ण अवयव में विकर्ण में अवयव होते हैं, आदिश अवयव में विकर्ण में अवयव होते हैं, इकाई अवयव में विकर्ण में अवयव होते हैं। लेकिन इकाई अवयव में जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, एक। आदिश अवयव में विकर्ण में जो अवयव होते हैं वो एक समान होते हैं, मतलब 5 है तो 5 5 होंगे, 4 है तो 4 4 होंगे, 3 है तो 3 3 होंगे। मतलब A11, A22 और A33 का मान 3, सबकी संख्या 3। लेकिन विकर्ण अवयव में विकर्ण में अवयव होते ज़रूर हैं लेकिन वो बराबर हों ऐसा नहीं होते हैं। उसके बाद है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो विकर्ण रेखा के नीचे की संख्याएं होती हैं वो 0 होती हैं, और ऊपर की जो संख्याएं होती हैं वो उनमें अंक रहते हैं, उनमें तत्वमय संख्याएं लिखी होती हैं। तो ये एक प्रकार से ऊपर की ओर, विकर्ण के रेखा के ऊपर की ओर त्रिभुज की आकृति को बनाता है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार भी बोलते हैं। लोअर मैट्रिक्स अवयव जिसमें विकर्ण रेखा के ऊपर की ओर जो होते हैं वह शून्य होते हैं, और विकर्ण रेखा के नीचे जो है वो तत्व दिए होते हैं, अवयव दिया होता है। यह जो है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। आज हमने अवयव और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की, और निश्चित ही जो है आगे आप जब अवयव के सवाल बनाएंगे और आपको शून्य अवयव या इकाई अवयव की जब बोला जाएगा या अवयव का गुणा करना पड़ेगा तो उस समय ज़रूर आप पंक्ति, स्तंभ और उसके सम्मान के संबंध में ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।